जुले JK24/7 में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे, प्रोफेसर संकेत खुशवाहा जो वाइस चांसलर हैं। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर चैनल पे। सर सवाल यही शुरू करेंगे, आपको लद्दाख आना था और आपने बैकग्राउंड स्टडी ज़रूर किया होगा। जो पिछले दिनों यूनिवर्सिटी का जो हाल रहा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट भी रहे और बीच में कहीं ये भी बताया गया कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। चैलेंजिंग ज़रूर था क्योंकि नया भी है, यूटी बनने के बाद हम समझ सकते हैं कि एकदम सब चीज़ें जो है वो एकदम से नहीं हो पाता है। तो वही आप जब पहले आए तो आपको क्या चैलेंज लगा, आपने क्या एक्सपेक्ट किया कि आपको क्या यहाँ पे बड़ा इनिशिएटिव लेने को आपको यहाँ करना चाहिए, या आपने जैसे ही ज्वाइन किया आपको लगा कि नहीं चीज़ें अभी भी नॉर्मल है, हो सकती हैं और इस पर किस तरह से तब्दीली जो ला सकते हैं, उस पर क्या आपने देखा सर? थैंक यू। मेरी तरफ से जुले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा यूटी लद्दाख को कि मुझे ये मौका मिला। ऑनरेबल एलजी साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस काबिल समझा। अभी हम बात करें कि लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की जब बात करते हैं तो ये एक विकास का एक क्रम है। विकास जो है एकाएक नहीं होता है, विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। और इसकी एक अगर मॉडल देखें तो ये मॉडल वैसे ही है कि पहले कुछ देर तक रनवे पे जहाज़ दौड़ता है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। तो ये वैसे ही डेवलपमेंट की स्टेज है कि इन 4 सालों में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की कल्पना के रूप में, यानी कि कैसा हो विश्वविद्यालय, इसके पहले ये जो जहाँ पे अभी हम बैठे हैं तारू कैंपस में, ये कैंपस और करगिल का कैंपस वो जम्मू कश्मीर से के कैंपस के रूप में, आउटरीच कैंपस के रूप में देखे जाते थे। फिर यूटी बनने के बाद ये यूनिवर्सिटी और इसका उद्घाटन ऑनरेबल पीएम साहब ने किया। तो ये जो यूनिवर्सिटी का सपना है, यूनिवर्सिटी का जो मतलब है उसी से आप देखें, ये ग्रीक अगर इसका डिफिनीशन देखें, यूनिवर्स यानी कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑल लर्नड पर्सन, बी इट फैकल्टी, बी इट स्टूडेंट, बी इट रिसर्चर। पूरे यूनिवर्स से जब एक जगह कॉन्ग्रीगेट करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो यूनिवर्सिटी कहलाता है। यानी कि यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से हम सीखते हैं, यूनिवर्सिटी उसी का नाम है। और यूनिवर्स की बात आती है, यानी कि यूनिवर्सिटी में सबका आना जाना होना चाहिए। हम एक तरीके की समूह के साथ बैठ के यूनिवर्सिटी की परिकल्पना नहीं कर सकते, उसकी डिफिनीशन नहीं तय कर सकते। तो ये सबको समझना होगा कि यूनिवर्सिटी में पूरे यूनिवर्स से, अभी यूनिवर्स के रूप में हम धरती को ही जानते हैं, तो पूरे धरती से, चाहे वो विदेश हो, भारतवर्ष के बाहर के लोग हो या पूरे भारतवर्ष के लोग हो, लोग यहाँ आए, अपने विचारों को आदान प्रदान करें, बच्चों को सीखें और सिखाएं। इसके बाद हम उनका इम्तिहान लें और उनको डिग्री दें और जीवन के रास्ते पे उनको आगे बढ़ाएं। ये यूनिवर्सिटी की सपने में होता है, ये उसकी सोच है, ये उसकी डिफिनीशन है। अब बात करें कि छोटे बड़े कारणों की, तो जैसा मैंने बताया कि जब यूनिवर्सिटी खुली तो इसके 2 कैंपस हमको मिले। तो अभी हाल के कुछ महीनों में या 1 साल में हमने एग्रीकल्चर को भी जोड़ लिया। धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता रहेगा। ये यूनिवर्सिटी एनईपी के जो एनईपी 2020 है उसके फॉर्मुलेशन के साथ ही इसका कोइंसिडेंस है कि उसके फॉर्मुलेशन के साथ ही इसका उद्भव हुआ। इसीलिए हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किया। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर वर्ड यही था कि हमारे देश में या पूरे दुनिया में भी आप देखें कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए वो कैसा सब खराब समय होगा कि हमारा क्लास बना हुआ टीचर है, हमारे पास विद्यार्थी नहीं है। तो यानी कि स्पेस का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, और जो ज्ञान देने वाले टीचर हैं उनके का जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए उस रिसोर्स का भी ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वो बात कर ली कि रिजर्वेशन वगैरह, रिजर्वेशन संविधान द्वारा दिया गया आपका अधिकार है, तो वो आपको पूरा मिलना चाहिए जैसा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हमें प्रयास ये और भी करना चाहिए कि अगर सीट खाली है तो भारतवर्ष में जो CUET है, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो है, NTA जो कराता है, उसमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए था। और हम ये कह सकते थे हमेशा कि पहले लद्दाख के बच्चों को एडमिशन देंगे और अगर सीट खाली रहेगी
तो हम बाहर के बच्चों को मौका दे देंगे। उससे होगा क्या कि हम एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानेंगे, बाहर रहने वाला लद्दाख के बारे में जानेगा, लद्दाख में क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, तो लोग भी चेतना आएगी लोगों में। तो ये भी एक ज़रूरत थी। अभी बात करें कि टीचर्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियम से रन होती है। तो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है कि हमारा टीचर्स का रिक्रूटमेंट और रिजर्वेशन पॉलिसी यूजीसी द्वारा दी गई पॉलिसी के हिसाब से चलेगा। ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। जी जी। अब हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज में कल ही हमने मीटिंग की और कल मीटिंग में ये हुआ कि साहब बहुत ऐसे कम केस, देखिए ये कोई भी सरकार हो बड़ी संजीदा होती है और टीचर्स और विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर सरकार बहुत चिंता करती है। तो यूजीसी ने ऑलरेडी ये नियम बनाए हुए थे कि दिसंबर 2024 तक उन्होंने, जैसे किसी के पास पीएचडी सुपरविजन नहीं है तो हमारे पास यूजीसी ने 2 रेगुलेशन दिए हुए थे। रेगुलेशन तो और भी पहले आए, लेकिन 2010 का रेगुलेशन और 2018 का रेगुलेशन जो टीचर्स के प्रमोशन में काम आते हैं। तो उसमें यह हुआ कि 2018 में, जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना जरूरी है और प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी सुपरविजन जरूरी है। यानी कि जो टीचर पीएचडी जिसके पास होती है वो पीएचडी सुपरवाइज करे तो वो प्रोफेसर बनता है। उसकी एक हायरार्की बनी हुई है, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, 13A, ये सारे कैडर्स वो हमारे 3 कैडर वैसे होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हम सीनियर स्किल वगैरह देते हैं उसमें भी 11 से 12 जाना, 10 से 11 जाना, 11 से 12 जाना, फिर 12 से हम 13A बोलते हैं जिसे एसोसिएट प्रोफेसर बोलते हैं। तो इन सब के लिए गाइडलाइन बनी हुई है यूजीसी की। अब हम इन गाइडलाइन को तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल करें अपने फ़ायदे के लिए, ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। जैसे कल एक बड़ी मज़ेदार वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि ये कहा गया कि हम यूनिवर्सिटी आने में डरते हैं, यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट बॉडी जैसा बिहेव करती है। मेरा ये लोगों से पूछना है कि अगर आप कॉलेज में भी काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, एब्सेंट हैं, तो क्या यूटी गवर्नमेंट आपको वैसे ही छोड़ देगी? नहीं, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। इसके लिए सरकारी नियम बने हुए हैं। तो यानी कि नियम तोड़ के जब आप नियम विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो आप कॉर्पोरेट बॉडी में हो या प्राइवेट बॉडी में हो या गवर्नमेंट बॉडी में हो, एक्शन सबके ऊपर होगा। ये सोचने की बात है। एक जगह ये बात हुई कि साहब यूनिवर्सिटी आने में मुझे डर लगता है। फिर आपने चलते चलते हमसे ये कहा कि अगर डिपुटेशन में हमको मौका मिले तो हम आना चाहेंगे। तो भाई आपको जब हम पूरा मौका दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में आने का तो आप डर रहे हो और आप डिपुटेशन में आना चाहते हो, तो ये कौन सी कहानी हो? दोनों सोच एक दूसरे का विरोध करती है। तो पहले हम अपनी सोच को सीधा करें। सीधी सोच और अच्छे एटीट्यूड के साथ जब हम काम करते हैं और काम करने के लिए काम करते हैं तो विकास तय है। विकास ना हो ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को मिल बैठ के एक अच्छे सद्भावना के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज का भविष्य तय करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर विद्यार्थियों को हम ठीक से तैयार न करें आने वाली ज़िंदगी के लिए तो हम लद्दाख के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सारे टीचरों को, जो सारे अध्यापकों को, सारे पॉलिटिशियंस को, सभी तबके के लोगों को ये ध्यान से सोचना चाहिए कि अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वैसा नहीं किया जैसे कि लद्दाख के सपनों में है तो हम क्या करेंगे? हम एक कमज़ोर पीढ़ी तैयार करेंगे और वो कमज़ोर पीढ़ी जब शासन करने के लिए तैयार होगी, चाहे वो अध्यापक बन के शासन करने के लिए तैयार हो, वाइस चांसलर बनने के लिए तैयार हो, रजिस्ट्रार बनने के लिए तैयार हो, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बनने के लिए तैयार हो, लेकिन वो आधे अधूरे ज्ञान से अगर वो आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो मेरा ये लोगों से निवेदन होगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सच्चे मन से करें। बाकी सारी पीड़ा को यूनिवर्सिटी और हमारा जो यूटी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग संजीदा तरीके से हुई है। हम व्यक्तियों का आदर पहले करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का आदर पहले करते हैं, बाकी मटेरियल रिसोर्स का आदर हम बाद में करते हैं। लेकिन इन दोनों के समन्वय से ही हम यूनिवर्सिटी का भविष्य निखार सकते हैं और लद्दाख का भविष्य निखार सकते हैं। ये समझने की आवश्यकता है। जी, तो सर जैसे आपने कहा लद्दाख के भविष्य को किस तरह निखार सकते हैं, या स्टूडेंट्स जैसे मैंने प्रोटेस्ट की बात कही वही आपने साफ कर दिया है। जो पिछले दिनों हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कोर्ट में केस भी लेके गए। तो मतलब जो यूजीसी के नॉर्म्स के चलते जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपने साफ कर दिया है, उसी के
थ्रू जो है यहाँ प्रोफेसर्स या कोई भी जो है यहाँ लिया जाएगा। तो सर वही हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी नया है, इतना पुराना नहीं है, तो हम ये जानना चाहेंगे सर, एक उम्मीद बहुत थी लद्दाख के, खासकर लद्दाख के लोगों के लिए, क्योंकि हर बार जो है बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, जो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे बाहर सब कुछ आपको अपना एक्सपेंसेस उठाना है। तो वही उम्मीद इसलिए थी क्योंकि यूनिवर्सिटी खुल गया है तो कम से कम बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी सर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है काफ़ी कम नज़र आ रही है यूनिवर्सिटी में, उसका क्या कारण आप बताएंगे? जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो प्रोटेस्ट की बात आपने करी, तो प्रोटेस्ट ये है कि अगर हमने विद्यार्थियों को सही ढंग से समझाने का प्रयास नहीं किया, उदाहरण के तौर पे परसों प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे इंजीनियर तासी साहब से यूनियन ने बात करी कि, तो जैसे आज भी मैंने आप स्टेज से मैंने कहा था कि थोड़ा हमें कंजर्वेशन भी सीखना पड़ेगा। अगर हमें जाड़े में पानी चाहिए तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये हंसने की बात है, मैं शावर का इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि शावर का इस्तेमाल करने से कम 40 लीटर पानी जाएगा, तो मैं आधी बकेट पानी का इस्तेमाल करता हूं, तो जिससे वो हमारे सारे काम निपट जाते। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सिस्टम को क्या दे पाएँ। आपके पास रनिंग वाटर है तो रनिंग वाटर हमारा जो है उसको रन करने में कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। आप जरा महसूस करें, हमारे पास 100 रुपया है और हमारे पास 100 रुपये में हम दवा खरीदें जो हमारा जीवन बचा सकती है, कि 100 रुपये में हम कोक पिएं, मतलब एक ड्रिंक पिएं, तो हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि संजीदा व्यक्ति एक जीवनदायिनी दवा ही खरीदेगा, ना कि कोई एक ड्रिंक पिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों में भी ये चेतना लाना आवश्यक है कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे कितना तत्व है। ज़्यादातर प्रोटेस्ट लग्जरी के लिए हो रहे हैं। मैं अगर मान लीजिए खाने की बात करूं, जैसे कैंटीन की बात करूं, तो ये सारी चीज़ें लद्दाख के बच्चों के लिए लद्दाखी कुक ही रखा गया है, और वैसे बाकी भारतवर्ष में बच्चों से एक मेस चार्ज लिया जाता है और एक प्राइवेट मेस रन की जाती है। हमने बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ ना हो इसलिए यह तय किया कि बच्चे अपना मेस खुद ही चलाएंगे, और हमने ये प्रयास किया कि कैंपस में बच्चों की सहूलियत के लिए कुक हम दे दें। ये कौन करेगा? नियम तो ये कहता है। आप देखिए, आप हमसे कुक लेने के लिए तैयार हैं, यहाँ प्रोटेस्ट नहीं है, बाकी चीज़ों में प्रोटेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट कभी कभी स्टेज मैनेज किए जाते हैं, कभी कभी कुछ आत्माएं जो तृप्त नहीं होती हैं, चाहे वो अधिकारी की आत्मा हो, चाहे वो अध्यापकों की आत्मा हो, वो किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और वो देखते हैं कि अगर उनकी बात सही तरीके से मैनेजमेंट में नहीं पहुंच रही है तो वो विद्यार्थियों का कंधों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सिस्टम इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान रखता है और विद्यार्थियों को भी बताना चाहता है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो हम मीडिया के सामने डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो प्रोटेस्ट करने का जो छूट है, जो फ्रीडम है, अभी आप ये देखिए कि यूनियन बनने का सब काम कैसे होना चाहिए। यूनियन बनने का काम लिंग 2 कमेटी के हिसाब से होना चाहिए। वहाँ आपने नियम का पालन किया, वहाँ अगर आपने नियम का पालन नहीं किया है तो प्रोटेस्ट करने में आपने जो काम किया है वो सही है कि नहीं है। आपकी इनिशियल फॉर्मेशन अगर गलत हो गई, खैर ये यूनियन की बात है, ये हम बच्चों से बात कर लेंगे। तो प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। हम खुद ही संजीदा व्यक्ति हैं। अगर कमरे में हीटिंग व्यवस्था ठीक नहीं है वो हमको करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं वो मुझे करनी चाहिए, कुक अगर नहीं है तो मुझे अरेंज करना चाहिए। जो मेरी जिम्मेदारी है वो जरूर करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि क्लासेस रेगुलर चलें और बच्चों का अटेंडेंस। अब मैं कुछ कहानियाँ बता दूँ आपको। कुछ केस में ये देखा गया कि यूनियन के लीडर की अटेंडेंस कम थी अकेले, और उसने इस प्रोटेस्ट में अटेंडेंस का मसला ले आया। सारे बच्चों की अटेंडेंस ठीक थी, अकेले यूनियन लीडर की अटेंडेंस कम थी। तो आप ये बताइए कि ये अत्याचार नहीं हुआ सिस्टम के ऊपर कि आपने अपने पर्सनल विंडेटा को यूनियन के प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको देश हित में काम करनी चाहिए। ये एक छोटी छोटी बातें बताई, ये बहुत स्ट्रांग एग्जाम्पल नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताई। अभी आपको एक बात बताऊं कि एक तरफ हम कहते हैं हम यूनिवर्सिटी के साथ नहीं आना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी का रिटायरमेंट हुआ 60 साल की उम्र में, तो केस किया गया कोर्ट में। हालांकि मसला सब जुडिशियल, इसके लिए हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल बड़ा सरल है। अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ आना चाहते हो यूनिवर्सिटी के साथ आइए, वहाँ पे आप आना नहीं चाहते हैं, आप कॉलेज के साथ रहना चाहते हैं, तो कॉलेज की रिटायरमेंट 60 साल है, तो 60 साल में रिटायर हो गए। तो आप अपने भावनाओं को तय करिए कि आप किसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया में पूछिए कि आप यूनिवर्सिटी में काम करना प्राइड का विषय है, तो हम इस मैसेज को यहाँ पे लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा पाए, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो ये एक बात हुई। आपने फिर सवाल किया कि बच्चों की संख्या कम है। देखिए,
जब हम कक्षा 12 से में पास करने वाले विद्यार्थियों का नंबर देखते हैं, वो नंबर ठीक ठाक है। हम बच्चों को ये बताने में सफल नहीं हुए कि बाहर जाने की मुसीबतें कितनी कितनी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टडी इन इंडिया करके प्रोग्राम चलाया, तो हमने ये प्रयास क्यों नहीं किया कि स्टडी इन लद्दाख। ये ठीक है कि सरकार सबके बारे में अच्छा सोचती है। सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिसकी वजह से लद्दाख के विद्यार्थियों को बाहर जाके फुल स्पॉन्सरशिप में पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि जिन बच्चों को हमने स्पॉन्सर किया बाहर जाके पढ़ने के लिए, उन बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। मुझे बहुत सारे कॉर्नर से, दिल्ली से कभी कभी ये बात आई कि अभी हंसराज कॉलेज की एक बात आ रही थी कि विद्यार्थियों, लद्दाख के विद्यार्थी का एडमिशन वहाँ पे हुआ, तो उस विद्यार्थी को जब प्रिंसिपल साहब से इंट्रोड्यूस करने की बात आई तो इस विद्यार्थी ने अपने उस मित्र से ये कहा कि नहीं, मुझे इंट्रोड्यूस मत करो, क्योंकि मैं तो 2 महीने से कॉलेज ही नहीं आया हूँ। आप ये सोचिए कि सरकार पैसा आपको पढ़ने के लिए दे रही है। आप ये सोचिए कि आपके माँ बाप अपने जेब से कुछ पैसे ज़्यादा निकाल के आपको दे रहे हैं, और हमने ना माँ बाप की चिंता की, ना ही लद्दाख की चिंता की, और लग्जरी में हम गुम हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपको ये जो ये सुविधा दी जा रही है सरकार द्वारा, ये आपके भविष्य की चिंता करके दी जा रही है। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम नहीं है, लेकिन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है बच्चों को लिए, तो बच्चों के पास एक अच्छा सा बुके है, यानी गुलदस्ता इतना बड़ा है कि बच्चा पिक कर सकता है कि वो बेंगलोर जाए, मुंबई जाए, चंडीगढ़ जाए, दिल्ली जाए या और शहरों में जाए। तो बच्चे वहाँ जाना प्रेफर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसको अगर रिवर्स में करना है तो 2 काम करने होंगे। हमें जो ट्रस्ट डिफिसिट, यानी अविश्वास जो पैदा हुआ है, चाहे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में हो, या यूनिवर्सिटी वर्कर या टीचर के बीच में हो, या यूनिवर्सिटी और विद्यार्थियों के बीच में हो, या कॉलेज और विद्यार्थियों के बीच में हो, ये जो ट्रस्ट डिफिसिट है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप अंदाजा करिए कि मोटा मोटी हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी है वो कुछ न कुछ अभावों को देखता हुआ, उससे गुजरता हुआ जीता है। चाहे वो आप जानते हैं कि गांव से आने वाला विद्यार्थी बहुत सारे अभावों को देखता है, तो जब हम उसको दिल्ली भेजते हैं या जब वो दिल्ली जाता है तो उसको वो सारी लग्जरी, जिन अभावों को वो यहाँ झेल चुका होता है, वो सारी चीज़ें उसको ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो जो मानव जो व्यवहार है उसमें क्या होता है कि वो जल्दी से लग्जरी को एंजॉय करने की कोशिश करता है। ये मानव स्वभाव है और ये साइंस का भी नियम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं ये ओरिएंटेशन लेके आना पड़ेगा कि जो ये फैसिलिटी आपको दी जा रही है, ये फैसिलिटी आपके भविष्य के लिए है, आपके गांव के लिए है और आपके मम्मी पापा के लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे विचार बच्चों के मन में पनपने लगेंगे तो बच्चे इस फैसिलिटी का अच्छा उपयोग करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, मैंने अभी द्रास में था, मैंने बच्चों से यही कहा कि बल्कि हमारे ये जो करगिल कैंपस को देखने के लिए कुछ वर्कर रखेंगे, उसमें एक बिटिया थी, उसका नाम मुझे लगता है कि फातिमा है, वो मतलब 4th क्लास एम्प्लॉय की बिटिया है, उसके मन में था वो डॉक्टर बने। तो मैंने उससे ये वादा किया, मैंने अपनी पत्नी से भी कहा कि इस बच्ची को जितनी भी नीट के लिए किताबें मिल सकें या रिसोर्स मिल सके दिया जाए। ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे टीचर का एक जिम्मेदारी भी है कि कम से कम हम 5 बच्चों को अडॉप्ट करें, भले उनके ऊपर हम पैसे खर्च ना करें, लेकिन उसको इस तरीके से काउंसलिंग करें और इस तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं जिससे उस बच्चे का भविष्य बन सके। इस मॉडल से भी हम लद्दाख का भला कर सकते हैं। तो बताना ये मैं चाह रहा था कि अगर ऐसे विद्यार्थी जम्मू कश्मीर गए या दिल्ली गए या चंडीगढ़ गए या बनारस गए या मुंबई गए, तो वो उन तरीके के विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे जो कि उन क्षेत्रों से आए हैं जहां पे रिसोर्सेज बचपन से उनको मिले हुए हैं। तो वो बच्चों की पर्सनालिटी हमारे यहाँ की बच्चों की पर्सनालिटी से 20 पड़ जाएगी, 19-20 का ही फर्क होता है, 20 पड़ जाएगी। तो संभव ये है कि हम 19 पढ़ने वाला बच्चा वो 20 पढ़ने वाले बच्चे से थोड़ा घबरा के पीछे बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे हमारे पर्सनालिटी में एक डिप्रेशन आने लगेगा। लेकिन वही 19 वाला बच्चा जब अपने लद्दाख में ही बच्चा एडमिशन लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा रहेगा। तो यानी कि उसके सक्सेस के परसेंटेज लद्दाख में एडमिशन लेने के बाद ज़्यादा अच्छे रहेंगे रादर देन बाहर जाके पढ़ने में। ये एक साइंटिफिक एनालिसिस होनी चाहिए, ये बिहेवियर साइंस है।
लेकिन हो सकता कि मैं इन जगहों पे बहुत सही नहीं बात कर पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब चीज़ों पे बैठ के टोटलिटी में चर्चा करनी पड़ेगी, एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा और विकास की रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। तो सर वही आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कितने कोर्सेज हैं अभी ले की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कारगिल का है और कारगिल में भी ऐसे कुछ एआई को लेके कोर्स है जो कि बच्चे इस टाइम बहुत पसंद भी करते हैं और सीखना भी चाहते हैं। वही कई कोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली ले में है या कारगिल में है, या दोनों जगह पे क्या ऐसे कोर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये करेंगे सर कि कोर्सेज को बढ़ाने की क्या आपकी इनिशिएटिव है? अभी अब हाल ही में एक इवेंट में आपने ये भी कहा बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, हम समझ सकते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है जो सब यूनिवर्सिटी में हो नहीं पाता है। तो आप क्या कहेंगे? जैसे इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, ज्योग्राफी देख लेंगे आप लद्दाख का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राउंड जो है स्टडी कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को किस तरह खास ध्यान रखा जाएगा सर आगे फ्यूचर में? अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुल 29 कोर्स हैं, 29 कोर्सेज हैं। ये कुछ कोर्सेज दोनों कैंपस में चलते हैं और कुछ कोर्स हमारे करगिल में चलते हैं और यहाँ ले में नहीं चलते, कुछ कोर्स ले में चलते हैं, करगिल में। अब मैंने ये प्रयास किया है कि ये सारे कोर्सेज दोनों कैंपस में चलेंगे, तो ये प्रयास हो गया। ये ठीक है कि जैसे फॉरेंसिक साइंस हो गया, वो अभी हमारा ले कैंपस में चलता था, अब दोनों कैंपस में चलेंगे। तो ले कैंपस में करीब 70% बच्चे करगिल से आते थे फॉरेंसिक साइंस पढ़ने के लिए। तो ये संभव है कि वो जो 70-75% बच्चे आते थे करगिल से, अब उनको वहाँ मौका मिलेगा तो वो वहाँ पढ़ेंगे। इसमें परिवार की भी सेविंग होगी। अगर हम ये सोचते हैं कि ले का बच्चा चंडीगढ़ में क्यों पढ़े, मुंबई में क्यों पढ़े, यहाँ क्यों ना पढ़े, तो फिर ये भी सोचा जा सकता है माइक्रो लेवल पे कि करगिल का बच्चा करगिल में क्यों नहीं पढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैसिलिटी हमको देनी पड़ेगी, हमको बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने ये किया है कि ये सारे कोर्सेज दोनों जगह बराबर चलेंगे। अभी हमारा कैडर नहीं बना है। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का अभी 2F तो है, 12B नहीं है। तो 12B के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं। उसमें अभी जो यूजीसी का कैडर पैनल है वो पिरामिड की जैसा है, यानी कि एक प्रोफेसर होता है, 2 एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। ये कैडर का निर्धारण अभी टुंडुप साहब जो हमारे रजिस्ट्रार इंचार्ज हैं, उन्होंने दिल्ली 127 पोजीशन की वैकेंसी भेज दी है। उसके ऊपर 2 बार मीटिंग हो चुकी है। मुझे लगता है कि फाइनल मीटिंग हो जाएगी। तो उस 127 पोजीशन के साथ जब हम यूनिवर्सिटी देखेंगे तो हमारे हर डिपार्टमेंट में कैडर आपको दिखाई देगा, 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे ये होगा कि यूजीसी 12B जो है वो हमको मिल जाएगा। एक तो ये बात हो जाएगी। दूसरी बात ये हो जाएगी कि बच्चों को हर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर लेवल का जो एक सुपरविज़न होता है, प्रोफेसर का मतलब ये होता है कि वो ज्ञान के उस लेवल पे पहुंचता है जहाँ पे वो प्रोफेसी एक ऐसा शब्द है जो बाकी चीज़ों के अलावा आपके ज्ञान के भंडार से भी जुड़ा है। तो वो उसके एग्जाम्पल बड़े अच्छे होते हैं, यूनिक से होते हैं। उसका जो एक्सपोजर होता है उससे बच्चे बेनिफिटेड होते हैं। आप देखते हैं ना कि सीनियर लोगों से बात करने में कितना अच्छा लगता है, तो प्रोफेसर हो जाएंगे। तो एक तो ये हो जाएगा हमारा कैडर। तो हम जैसे आपने पूछा कि कुछ जैसे बुद्धिस्ट स्टडी की बात आपने करी, तो जब मैं अरुणाचल में वाइस चांसलर था तो भी मैंने बुद्धिस्ट सेंटर खोला था कि हमें करना ये चाहिए कि लद्दाख के अपना एक ज्ञान भंडार है, एक ज्ञान स्रोत है। तो रादर देन हमें रॉकेट साइंस के ऊपर अपनी पिच बढ़ाने के बजाय मुझे कोशिश ये करनी चाहिए पहले दौर में कि जो लद्दाख की अपनी ब्यूटी है, अपना ज्ञान स्रोत है, उसके ऊपर सेंटर बना के हम रिसर्च कर लें। उसमें हमारे रिसर्च करना आसान भी होगा, अपने बच्चों को कन्विंस करना आसान होगा और हमारे पास एक अच्छा रिसोर्स तैयार हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम चाहे तो स्पेस साइंस पे रिसर्च कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले अब ये जो 4 साल गुजर गए, इसके आने वाले 1-2 साल तक हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि जैसे बुद्धिस्ट सेंटर एक बात करी, हमें और भी सेंटर्स बनाने चाहिए जो लद्दाख की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम एक सेकेंड फेज़ में तैयारी करेंगे कि हम कैसे जो और इंस्टीट्यूट हैं लार्जर इंडिया में, वहाँ पे जो खास चीज़ें चल रही उनमें से 1-2 चीज़ों को पिक करके आएँ। तो इस तरीके से हमारा जो प्लान है, ब्लूप्रिंट है, वो तैयार हो रहा है। तो उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। जी सर, लास्ट टाइम ये देखा गया था कि बीएड स्टूडेंट का काफ़ी प्रोटेस्ट रहा क्योंकि उनका एफिलेशन का कुछ प्रॉब्लम रहा था। तो इस बार क्या जो पास आउट किया है शायद वो यूनिवर्सिटी से अभी भी एफिलेटेड है क्या? किस तरह से जो है उनको डिग्री मिल पाएगा सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये त्रुटि रह गई होगी
जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ यूनिवर्सिटी का काम है, जैसे अगर हमें ये लॉ के कोर्सेज खोलने हैं, LLB खोलना है, तो मुझे पहले ही बार काउंसिल से अप्रूवल लेना चाहिए था। अगर हमें बीएड हमने खोला तो मुझे हम लोगों को NCT से अप्रूवल ले लेना चाहिए था। BPED खोला तो हम ये कैसे चूक गए, ये इस बात का दुख है मुझे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि परसों ही जो हमें NCT, क्योंकि हमारे ऑनरेबल LG साहब ने बड़ा प्रयास किया और एक वहाँ पत्र लिखे गए, तो पत्र लिख के माध्यम से हमारे IAS ऑफिसर, पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मैडम पद्मा थी, उन्होंने भी प्रयास किया, मैडम भानु अभी हैं, वो भी प्रयास कर रही हैं, और अभी मैंने दिल्ली विजिट किया था। तो हम लोगों ने जो फॉर्मेलिटी है, यानी कि उनका एक फॉर्मेट था, उसको परसों जमा कर दिया है, और उसमें और भी एफिडेविट लगाने थे, पोजीशन लगानी थी, वो सब हम लोगों ने करके फॉर्मेलिटी जमा कर दी है। अब हम ऑनरेबल चेयरमैन का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमको चांस दें, जिससे हम अपना डिफेंस उनको दे सकें। और अगर हमारे लिए पोर्टल खोल देंगे, जब ये UT बना था उस समय पोर्टल खोला गया था, तो लेकिन उस समय यूनिवर्सिटी का क्रिएशन नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये काम जब डिवीज़न हुआ और यूनिवर्सिटी खोली गई, उसी समय इस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर देना चाहिए था, लेकिन ये शायद छूटा रह गया। इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर इंगित करना, उसको पिन पॉइंट करना कि उसकी गलती होगी, वो ठीक नहीं होगा। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं भी ऑन करता हूँ। ये बात अलग है कि मैंने 1 फरवरी को ज्वाइन किया है, लेकिन एज ए वाइस चांसलर मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तीसरा वाइस चांसलर हूँ। तो मिलजुल के हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बच्चों का अभी भी अप्रूवल नहीं हुआ है, कोर्स चल रहा है। हमने 2 तरीके का एप्लीकेशन दिया है कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल दिया जाए, और जो कोर्स अभी हमने सस्पेंड किया हुआ है इसको चालू करने की परमिशन दिया जाए। जी, तो हाल ही में सर यूनिवर्सिटी विवाद में रहा, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन चला है यहाँ पे, तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्या उससे ये थोड़ा यूनिवर्सिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर? उसका क्या कहना है आपको? इस तरह के जब इन्वेस्टिगेशन आते हैं तो पूरे नेशनल मीडिया में इस चीज़ की बात पे चर्चा काफ़ी हुई, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन से किसी को घबराना नहीं चाहिए। जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसके समुचित जवाब दिए जाने चाहिए। कहने को तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो 1 फरवरी को ज्वाइन किया, इन्वेस्टिगेशन तो पुराने 4 साल के ऊपर हो रहा है, लेकिन ऐसा मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ये एक नैतिक सवाल है। सबसे पहले वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार दोनों लद्दाख से थे, और इसके बाद सेकंड वाइस चांसलर मेहता साहब थे, और उस समय 2 या 3 रजिस्ट्रार उस समय हुए। एक ने शायद ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, और एक साल काम किया। अभी टुंडुप साहब हैं जो लद्दाख की झांसकार के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी कुछ लोगों ने जानबूझ के पैदा की। अगर मैं किसी के प्रोसेस पे नहीं जाना चाहूँगा, और प्रोसेस के ऊपर मैं सवाल भी नहीं खड़े करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टेट में यूनानिमस लेटर के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, वो कूड़ेदान में डाले जाते हैं। आपको एफिडेविट करके मैंने लिख दिया है, मैंने अभी ऑनरेबल एडवाइजर साहब को एक ड्राफ्ट लेटर दिया है कि सर इसके ऊपर आप हमें बताएं, यूनिवर्सिटी की इमेज खराब हुई और मैं डिफेमेशन का केस डालना चाहूँगा जिसने भी शिकायत की है। अगर वो एविडेंस नहीं दे सकता, सिर्फ मुजमानी शिकायत है, तो इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से होना और यहाँ के अध्यापकों से उल्टे सीधे सवाल करना, हो सकता है कि जिस महकमे ने सवाल किया हो उसको ये सीधा सीधा लगता हो, लेकिन ये भी देखना आवश्यक होगा क्या उनके जुरिडिक्शन में इतनी पावर आती थी, इसको भी देखने की आवश्यकता हो, और ये दिल्ली को भी देखने की आवश्यकता हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 साल से ऑडिट नहीं हुई है, और ये मेरी पहले भी आदत रही हुई है। मैंने जहाँ भी, मैं 9 साल वाइस चांसलर रह चुका हूँ, तो मैंने रजिस्ट्रार को बोल के मैंने कैग के लिए लिख दिया है कि कैग मतलब CAG हमारी ऑडिट कर ले, और ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जिस बिल्डिंग में अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बिल्डिंग भी हमें जम्मू कश्मीर से मिली है डिवीज़न में। यहाँ पे ये जो फर्नीचर है, ये चीज़ है, ये इसी में लगी हुई थी, ये हमें मिली हुई है, ये सिर्फ इन्वेंट्री इसकी बनेगी। तो अगर कोई ये कहे कि ये कैसे खरीदी गई, तो ये तो सवाल जम्मू कश्मीर से पूछा जाना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि हमें सवाल पूछने के तरीकों को भी समझना पड़ेगा, और इसके लिए एक्सपोजर की भी ज़रूरत पड़ती है और अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हर महकमे को अपने पावर का पूरा संज्ञान होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग ठीक से होनी चाहिए, और हम सवाल क्या पूछ रहे हैं इसकी भी जानकारी ठीक से होनी चाहिए। तो बहरहाल मैं किसी के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दे रहा हूं, लेकिन पहला काम है कि ऑडिट हो जाए इसकी, उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे। तब तक मैंने ये किया है कि यहाँ जितने अधिकारियों ने काम किए हैं, मैंने रजिस्ट्रार को लिख कह दिया है, अभी आज लिख के दे दूंगा कि किसी को विजिलेंस क्लियरेंस ना दिया जाए और किसी को NOC ना दी जाए। अब ये सरकार निर्णय करेगी कि उनको NOC और विजिलेंस क्लियरेंस कब दिया जाएगा। तो मैंने कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं, लेकिन क्या है कि
कटघरे में मैं किसी को नहीं खड़ा कर सकता हूँ। एक कहावत है कानून की नज़र में, गिल्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड हिल्ट। आप किसी को अपराधी तभी कह सकते हैं जब बियॉन्ड डाउट प्रूफ आप कर सकें। दैट इज़ वाई दैट सेंटेंस इज देयर, गिल्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड हिल्ट। तो ये सभी को समझने की आवश्यकता होगी, अफवाहों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक दुनिया है जहाँ पे लोग एक दूसरे का सबसे सरल टारगेट कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, बड़ा सरल, और कोई भी एक कागज़ उठा के लिख के दे सकता है। और इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का यही मकसद है। विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा चरित्र निर्माण की स्थिति है, यानी कि हम शिक्षा से सिर्फ डिग्री और एग्ज़ाम लेके डिग्री हासिल नहीं करते। हम शिक्षित होने का मतलब है कि अच्छे तरीके से सोच सकें, एक संजीदा व्यक्तित्व बन सके, और हम एक दूसरे के साथ एक संवाद स्थापित कर सकें, एक संबंध को स्थापित कर सकें, और एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करें। तो ये शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है। बाकी तो लाइवलीहुड, नौकरी, ये तो आती ही रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को पहले शिक्षित होने की आवश्यकता है, और शिक्षित होने का मतलब क्या है इसको जानने की आवश्यकता है। जी, तो सर जो सिम्पोजियम अभी हो रहा था, ये ग्लेशियर, वर्ल्ड ग्लेशियर डे जो अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा था, तो सर आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही, जहाँ आप जिस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उस चीज़ पे बात करेंगे। सर एनवायरनमेंट पे आपने बहुत कुछ कहा अभी सिम्पोजियम में, और आपने कहा कि किस तरह से लद्दाख एक बहुत फ्रेजाइल जैसे बताया जाता है और बड़े इनिशिएटिव्स कर सकते हैं। खासकर यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहता है किसी भी जगह के लिए, और किसी भी बदलाव के लिए यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलती है। तो सर इसमें किस तरह से इन्वायरमेंट को खासकर किस तरह ध्यान रखा जाएगा? जी, आपने देखा होगा कि जिस हॉल में हम लोग बैठे थे उसमें तकरीबन 6 या 7 दीपक में बत्तियां लगी हुई थी, और हम 7 लोगों ने एक एक बत्ती जलाई, और वो तकरीबन 10 मिनट तक जलती रही। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कार्बन इमिशन ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, तो उन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हमारे एक डॉक्टर रफ़ी हैं यहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे काम करते हैं। अभी उन्होंने पिछले साल ऑनरेबल फर्स्ट लेडी को एक दीपक दान में वो दिया था, गिफ्ट में दिया था, और उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में ऑनरेबल लेडी ने, क्योंकि राजभवन का जो स्वरूप है वो बड़ा प्यारा है, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब गुलाब का गिफ्ट भी नहीं लेते हैं, तो मैडम ने थोड़ा रिसर्च की, फर्स्ट लेडी मैडम ने, और रिटर्न में उन्होंने हम लोगों को वो जो दीपक दिया, वो एक हमारे दीपक का कीमत 480 रुपये है। जो ऑनरेबल फर्स्ट लेडी का दीपक है उसकी कीमत मुझे पूरी तरीके से नहीं मालूम, लेकिन वो 100 रुपये के आसपास का दीपक है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस टेक्नोलॉजी को रफ़ी साहब से बोलूँ कि साहब आप एक बटन हम दबाएंगे और वो जो दीपक हैं वो जल जाएंगे, और वो दीपक का भी नियम रहेगा कि सिर्फ 5 मिनट तक, क्योंकि लाइट भी लगती है, 5 मिनट तक जलते रहेंगे, फिर वो ऑफ कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमने एक किताब का विमोचन किया। अब उस किताब को रैप करने के लिए जो आया, उस हर रैपर की कीमत कम से कम 50 रुपये या 100 रुपये होगी। वो तो लेकिन 50 और 100 रुपये रिसोर्स की बात नहीं है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होगा, क्योंकि वो कागज़ फाड़े गए, वो कागज़ हमारे कूड़े में जाएंगे। और इस कैंपस से मेरा मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि हम 25 किलो कचरा रोज़ निकालते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ये सोचना होगा कि हम ये जो कचरा निकाल रहे हैं इसको कम से कम कैसे निकालें। 25 किलो कचरे को हम घटा के 5 किलो कैसे कर सकते हैं। और तो हम किताब का विमोचन करना है तो कपड़े की एक थैली बना लें, उसको डेकोरेट कर दें, उसमें एक धागा लगा दें, हर बार वो थैली यूज़ होगी और हमारा रिसोर्स भी बचेगा। अगर 100 रुपये भी बचता है तो क्यों नहीं बचना चाहिए, वो रिसोर्स भी बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी रिसोर्स का कितना इस्तेमाल हमारे समाज को सुरक्षित रखेगा, ये समझ आनी चाहिए। मैं तो चाहता था कि जो हमारे वार्डन साहब ने बताया कि बारबेड वायर लगाते हैं, यानी कटीला तार, तो कटीला तार हम लगाते क्यों हैं? आखिर हमारे प्लॉट में किसको घुसने का डर है? यानी कि हम जानवरों से बचने के लिए लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइल्ड लाइफ को भी जीने का अधिकार है। जिस तरीके से हम ये क्लेम करते हैं कि मानव जाति को धरती पे जीने का अधिकार है और हम उसको अपना एकाधिकार मानते हैं, तो ये सोच गलत है। हमें वो जो जानवर बोल नहीं सकता है, वो जो स्नो लेपर्ड कुछ कह नहीं सकता है, वो शीप जो हमसे कुछ कह नहीं सकती है, उसको भी जीने का उतना अधिकार है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इन सारे अनकहे अधिकारों को भी
खुद सोचना चाहिए। तो एक मुहिम चलाएं कि हम बारबेड वायर नहीं लगाएंगे। वैसे तो मैं सीसी साहब या ऑनरेबल गवर्नर सर से एलजी साहब से ये निवेदन करूंगा कि जो सिंपल वायर लगाएगा उसको सब्सिडी जैसी कोई चीज़ दी जाए। हालांकि सब्सिडी करके देश कहाँ पहुंचा है इसकी भी एक चर्चा करनी आवश्यक होगी किसी फोरम पे, बट बहरहाल उस पर दी जाए। लेकिन जो बारबेड वायर लगाते हैं लोग, तो बारबेड वायर का भी पैसा नहीं देना चाहिए, और उसको अगर कोई दूसरी फैसिलिटी सब्सिडी के रूप में मिल रही है उसको भी रोक देना चाहिए। ऐसे अगर कठोर नियम बनाए जाएंगे तो भी कुछ हम एक काम कर पाएंगे, वरना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम अच्छे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे काम करने के लिए कुछ कठोर नियम भी बनाने पड़ेंगे और कुछ अनुशासन भी सीखना और सिखाना पड़ेगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें इतना। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी के सपने को साकार करने की लद्दाख की कोशिश रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रही है, तो बहुत जल्द जो है इस यूनिवर्सिटी को वो रूप मिले और बच्चों को वो जो ज्ञान मिले और यहाँ के बाहर ना जाना पड़े। और जिस तरह से आपने बहुत सारी बातें कही यूनिवर्सिटी को लेकर, हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ें जो है वो बहुत समय से हो, जल्द हो, और सभी जो है यहाँ खुश रहे, ना कि पहले की तरह हर बार जो हम प्रोटेस्ट देखते थे सर, वो हम उम्मीद करेंगे इस बार जो है वो देखने को ना मिले। तो उसी के साथ टाशी यांगजोम और मैं रिक्जिन वांगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से। थैंक यू।